हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो नंबर 1 एक्सीलेंस स्कूल की या अदर स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें जीएस आती है। मैं पहले आपको समझा दूँ ये वीडियो किन किन स्टूडेंट के लिए है जो अभी 8th में पढ़ रहे हैं और उन्हें एक्सीलेंस स्कूल में क्या लेना है, एडमिशन लेना है और उसमें जीएस, जिसको हम जनरल नॉलेज के नाम से जानते हैं, उसके क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप ये वीडियो देखेंगे, कुछ एपिसोड लेकर हम आपके लिए आए हैं, अगर आप देखोगे तो इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ नंबर एक्सीलेंस वाले बच्चों को और बहुत से सिलेक्शन हुए भी हैं। ठीक है, तो इस साल भी होंगे और जो बताऊंगा वही क्वेश्चन आएंगे आपको देखने को। और मैथ और इंग्लिश ऑफलाइन कोचिंग में चलेगी। और जो ये वीडियो का पर्पस हमारे खुद जो बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ उनके लिए बना रहा हूँ, टाइम नहीं है इसलिए उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ ऑनलाइन। और अगर मैंने यूट्यूब पे यह वीडियो अपलोड की और आप लोगों को अच्छी लगी तो ऐसी और वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो पहली है और मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट बिना कुछ देरी के। तो कैसे आप लोग उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। तो नोट्स बनाना है, कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, जितना पढ़ाऊँगा उसमें ही से आएगा, विश्वास करें। करता हूँ स्टार्ट अब। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको लिखना है, पहले ओम डाल के अपन करते हैं स्टार्ट आज की कहानी को। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, आपको हमारी जो लैंग्वेज पे ध्यान देना, हमारी बात पे ध्यान देना। मैं लिखूंगा कम, बोलूँगा ज़्यादा। तो किस खेल को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल माना जाता है? क्वेश्चन क्या आएगा, किस खेल को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल माना जाता है? मैं बोल रहा हूँ, आप सुने ध्यान से, आपको सुनना है। फिर मैं बोल रहा हूँ, किस खेल को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल माना जाता है, ये आप अपने कॉपी में नोट करें और इसका आंसर हमें बताएं। इसका आंसर हमें आप बताएं, किस खेल को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो हमें आप लोग बताएं किस खेल को माना जाता है। ऑप्शन दो, खो खो, तैराकी, कबड्डी या मलखम। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, इसमें आपको आंसर क्या लिखना है, मलखम। मलखम को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल माना जाता है। मैं लिखूंगा कम, बोलूँगा ज़्यादा, आपको हमारी बात सुनकर नोट करना है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मलखम। और मलखम कब हुआ था? मलखम 10 अप्रैल 2013 को 10 अप्रैल 2013 को खेल घोषित कर दिया गया था कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या है, मलखम होगा। क्या होगा? मलखम। कोई पूछे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है तो तुम बता दोगे मलखम। और ये कब घोषित किया गया था? 10 अप्रैल 2013 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश की ही आएगा क्योंकि मध्य प्रदेश के एग्जाम में मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन नोट करें अपनी कॉपी में। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा या बेतवा या चंबल या पार्वती, किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जो गंगा है उसे कहा जाता है किसको? बेतवा को। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और कोई पूछे मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा नदी कहा जाता है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा नदी कहा जाता है। मैं डबल बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनमें ही से आपके अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए। और कोई पूछे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है तो मलखम। ये कब हुआ था? 10 अप्रैल 2013 को। ठीक है कि नहीं? तुमने बोला भैया बहुत अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है। ठीक है, जहाज महल कहाँ स्थित है? तीसरा क्वेश्चन है, जहाज महल कहाँ स्थित है? जहाज महल कहाँ स्थित है? जहाज महल कहाँ स्थित है? अगली बार ये सब आपको PDF फॉर्म में मिलेंगी। बहुत अच्छे से लिखा होगा, इंग्लिश भी लिखा होगा और इसकी हिंदी भी लिखा होगा। ये वीडियो आप देख लें और
करें, क्योंकि मैंने आज से स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट जो चीज़ होती है वो स्लो ही होती है। और मैं अगली वीडियो में PDF के थ्रू आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगे तो आप बताएं भैया ऐसी वीडियो आप हमें और बनाओ। मुझ पे टाइम नहीं, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। और हिंदी और हिंदी इंग्लिश मैथ वो आपको अपने ऑफलाइन बैच में ही मिलेंगे पढ़ने को। अगर ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे कि भैया मुझे ही ऑनलाइन पढ़ना है तो उनके भी लिए मैं टाइम निकाल के पढ़ाऊँगा ऑनलाइन, ठीक है। तो जहाज महल कहाँ स्थित है बताइए हमें, जहाज महल कहाँ स्थित है। तो जहाज महल कहाँ स्थित है, जहाज महल कहाँ स्थित है बताओ, मंडवा में कि भोजपुर में कि ओरछा में कि डिंडोरी में। तो लिखना है जहाज महल है मंडवा में। कहाँ स्थित है, जहाज महल मंडवा में स्थित है। और को पूछे जहाज महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है तो बोलोगे मंडवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, मंडवा में। क्लियर है कि नहीं, तुमने बोला बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब इसके बाद 3 क्वेश्चन हो गए। चौथे क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। उम्मीद करें आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है कि नहीं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है। क्वेश्चन लिखना है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है, पूर्वी भाग से, मध्य भाग से, या उत्तरी भाग से, या दक्षिणी भाग से। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है बताइए हमें। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को बराबर 2 भागों में बांटती है। और कोई पूछे क्या करती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश को बराबर 2 भागों में बांटती है। क्या करती है, 2 भागों में बांट देती है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किन भागों से गुजरती है। तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना, कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। क्या करती है, 2 भागों में बांटती है। नर्मदा नदी के समांतर मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। ये कहाँ से गुजरती है, नर्मदा नदी के मध्य से गुजरती है। क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो इसमें बोलेंगे अपन कहाँ से गुजरती है, मध्य में गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मध्य में। और किस नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे से गुजरती है। क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश के किस कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। बहुत बढ़िया। अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन हो गए, आई थिंक कितने हो गए, 4 हो गए। ध्यान रखना, अपन इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 50 नहीं तो अपन बहुत क्वेश्चन करेंगे, जितने हो जाएं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब है। तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर। कहाँ कब है, 1 नवंबर, ठीक है। अब अपन स्पीड बढ़ा रहे हैं और आपको ये याद ही करना है। पहले आप अच्छे से इन्हें नोट कर लें और फिर इनको याद कर लें। मुझे भी जितने ध्यान आ रहे हैं उतने मैं आपको बता रहा हूँ। लिखे है नहीं, और मेरे पास कोई PDF होती, लिखे हुए होते, तो मैं आपको सीधे ही आपको प्रोवाइड करवा देती कि ये आपको याद कर ले। कोई वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगली बार से मैं इसकी PDF बनाऊँगा। पहले सोचूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे बताने हैं वीडियो में, उसकी PDF बना के बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं। अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको भी करना है, ठीक है। तो हमें बताइए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो और कोई पूछे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वो है हमारा इंदौर है। क्या है, इंदौर है। और इंदौर सिटी सबसे ज़्यादा साफ सफाई रहती है इंदौर सिटी में। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। कौन सा है, इंदौर। बहुत बढ़िया। अब हम बताएंगे रामायण के रचयिता कौन है, रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। कौन है, महर्षि वाल्मीकि हैं हमारे रामायण के रचयिता। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, इंदौर। और रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। बहुत बढ़िया, उम्मीद करें सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हमें तुम बताओगे भारत की रक्षा सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है। भारत में सब प्रमुख सेनापति कौन होता है। तो भारत में प्रमुख सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है कि नहीं। प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। अब कोई पूछे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर और कब घटित हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। बहुत बढ़िया, उम्मीद करेंगे सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो हमें एक बताएंगे, क्वेश्चन है
भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। भारत में युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन लिखने, नोट कर लें और हमें भी भेज दें कि भैया मैंने नोट कर लिए और ये हमारा नंबर है, इस पर आप ज़रूर सेंड करें। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं तो ये नंबर पे हमें ज़रूर सेंड करें कि भैया मैंने आपके जो क्वेश्चन आपने बोले थे वो मैंने नोट कर लिए और क्वेश्चन, और मैं ये बात की गारंटी ले रहा हूँ कि जो बता रहा हूँ उसमें ही से आएगा। अगर नहीं आए तो आपको क्या करना है, इस पर कॉल करके मुझे गाली वगैरह कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें ही से आएगा जो पढ़ा रहा हूँ। इससे बड़ी बात मैं आपसे बोल नहीं सकता। जो बता रहा हूँ इसमें ही से ही आएगा। अभी तक आया है और इस साल भी आएगा, टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है। ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया। केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो कौन सा है? ओणम। कौन सा है? ओणम। कौन सा है भाई? ओणम है। केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम है। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में किस जिले में हीरा पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल आ भी सकता है। निम्नलिखित में किस जिले में हीरा पाया जाता है? तो पन्ना में। कहाँ में? पन्ना में। इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछा जा सकता है। टच कर लें, अपनी कॉपी में आ सकता है। ठीक है कि नहीं? इससे बड़ी बात कोई कहेगा नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ इनमें ही से आएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ इनमें ही से आएंगे। आपको इन्हीं को करना है। आपको ना कोई बुक लेनी है, ना कोई किताब लेनी, कुछ भी नहीं लेना है, ना किसी से ध्यान रखना है। आपको इनमें ही से आएंगे। और ऑनलाइन और ऑफलाइन मैं जब पढ़ाऊँगा तो ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्री दोनों जगह ये बैच रहेगा। फ्री रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह फ्री रहेगा। अगर आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते तो आपके लिए बहुत प्रॉफिट है। मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा और ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे देखते हैं। तो आगे की क्वेश्चन है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का ज्वेलर्ट की संख्या दी गई? जवाहरलाल की संख्या दी गई है। ये क्वेश्चन बाद में आपको घर से ढूंढ के करना है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। और नहीं तो ग्वालियर को। किसको दी गई है? ग्वालियर को दी गई। किसकी संख्या दी गई? ठीक है, इस क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, इसको बोलते हैं ग्वालियर में दी गई है। ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए वो मैं PDF के थ्रू आपको आपके पास भेज दूंगा कि भैया आपने ये बोलने में गलती कर दी, आपके पास आपने सही नहीं बोला या मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर दें और मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, PDF बना के। आप टेंशन नहीं लें। ठीक है, गलती होगी थोड़ी बहुत माफ़ करें, लेकिन अगली बार से नहीं होगी। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं वो कौन सा है? रीवा है मेरे भाई। कौन सा है? रीवा। बहुत बढ़िया। कौन सा है? रीवा है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो हमें ये बताएंगे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। कहाँ है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, आगे करते हैं अपन। आगे क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत बताओ। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है। कितने परसेंट है? 21% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी परसेंट है? 81। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। कौन सा है? हीरा। उम्मीद करेंगे सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन भी ध्यान नहीं रहेगा कितने हो गए, करते चल रहा है, जितने हो जाएं उतने ठीक ही हैं। नहीं होंगे तो कल से और अच्छे से होंगे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना। ये तो पता ही है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। आप जल्दी जल्दी बोलूँगा ताकि ज़्यादा क्वेश्चन अपन कवर कर पाएँ थोड़े समय में। ताजमहल किस नदी के किनारे है? जो हमने बता चुके हैं आपको। अब इसके बाद शुद्ध जल का pH मान क्या है? 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 तो 7.0 है। क्या है भाई? 7.0। आगे लिखो। आयरन का प्रतीक क्या है? आयरन का प्रतीक है Fe। आयरन का प्रतीक क्या है? Fe। आयरन का प्रतीक क्या है? Fe। उम्मीद करेंगे आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगली वीडियो में हम आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल पे अगर ये वीडियो डालें तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, और पहली वीडियो है हमारी ये यूट्यूब पे एक्सीलेंस वाले स्टूडेंट के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि नर्वस हुआ हो या कुछ गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए सॉरी, और अगले मिलते हैं आपको एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।